आज हम पढ़ेंगे आइली एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया था। हमने देखा था कि फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजियन में जब ओवम के न्यूक्लियस के साथ स्पर्म का न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, तब जाकर क्या बनता है? तब जाकर एक जाइगोट बनता है। और जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और डिप्लॉयड न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के अंदर ट्वाइस एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। इन केस ऑफ ह्यूमन जाइगोट 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है एग के न्यूक्लियस के पास और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है स्पर्म के न्यूक्लियस के पास। तो जब स्पर्म न्यूक्लियस से एग न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, तब जो जाइगोट में जो डिप्लॉयड जो न्यूक्लियस बनता है उसके अंदर 23 + 23 दैट इज 46 नंबर ऑफ ट्वाइस एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, तो जाइगोट कहाँ फॉर्म होता है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजियन में फॉर्म होता है। और हमारे जाइगोट के पास, जाइगोट एक सिंगल सेल होता है जिसके पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। डिप्लॉयड न्यूक्लियस यानी उस न्यूक्लियस के अंदर ट्वाइस एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, तो अभी आइली एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट जो ये टॉपिक है, इसको पढ़ने से पहले हमें एक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना होगा। ठीक है, हमने लास्ट फर्स्ट ईयर में, एचएस फर्स्ट ईयर में हमने माइटोसिस पढ़ा है, मियोसिस पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम एक नए टाइप का सेल डिवीजन पढ़ेंगे जिसको हम क्लीवेज बोलेंगे। और ये जो क्लीवेज जो सेल डिवीजन जो है, एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस है जो सिर्फ और सिर्फ अर्ली एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ये जो टाइम है, इस टाइम में और इस अर्ली एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के स्टेजेस में हम ह्यूमंस में या फिर हम ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए क्या होता है? माइटोसिस होता है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए क्या होता है? मियोसिस होता है। पर जब हम जाइगोट थे, जाइगोट से हमको इसी क्लीवेज सेल डिवीजन ने क्या बनाया है? क्लीवेज सेल डिवीजन के वजह से ही हम क्या बने हैं? आज एक फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बन पाए। ठीक है, तो हमारा जो ये अर्ली डेवलपमेंट ऑफ फेज था हम सब का, उस अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज में हम सब में इस टाइप का सेल डिवीजन हुआ है, यानी क्लीवेज टाइप का सेल डिवीजन हुआ है। ठीक है, तो क्लीवेज जो सेल डिवीजन है वो सेल डिवीजन बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। ठीक है, माइटोसिस में हमें क्या देखने को मिलता है? एक पेरेंटल सेल होता है, ठीक है, जिसको हम मदर सेल भी बोलते हैं। एक पेरेंटल सेल जब माइटोसिस सेल डिवीजन करता है, उसके बाद 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वो जो डॉटर सेल्स जो होते हैं, 2 डॉटर सेल्स, उनमें सेम उनके पेरेंट के पास अगर ट्वाइस एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा तो उनके पास भी क्या रहेगा? ट्वाइस एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। मतलब पेरेंटल सेल में एंड डॉटर सेल में आफ्टर माइटोसिस सेल डिवीजन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। ठीक है, और जो 2 डॉटर सेल्स बने हैं हमारे पेरेंट सेल से आफ्टर माइटोटिक सेल डिवीजन, उनका साइज एंड शेप वो दिखने में बिल्कुल क्या होंगे? अपने पेरेंट सेल की तरह होंगे, बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की तरह होंगे, है ना। तो ये रहा हमारे माइटोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, अभी माइटोसिस और क्लीवेज के बीच में डिफरेंस क्या है ये देखो। क्लीवेज इज ए टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन, बट क्लीवेज इज नॉट एक्चुअल माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, क्लीवेज एक टाइप का माइटोसिस है, पर वो प्रॉपर माइटोसिस या फिर हम जिसको मतलब हमारा आइडियल माइटोटिक सेल डिवीजन बोलते हैं वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम देखेंगे कि कैसे डिफर करता है ये क्लीवेज माइटोसिस से। माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद एक सेल 2 सेल बनाता है, 2 सेल 4, 4 सेल 8, 8 सेल बनाता है, 16 सेल, ऐसे कंटिन्यू होता जाता है। क्लीवेज में भी हम देखेंगे एक सेल से 2 बनता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लीवेज एंड माइटोटिक सेल डिवीजन आर सेम। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट जब आता है कि हमारे माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या होता है, पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर जो रहता है वो सेम रहता है। क्लीवेज में भी सेम होता है, पेरेंटल सेल में जितना क्रोमोसोम नंबर रहेगा डॉटर सेल्स में भी उतना ही क्रोमोसोम नंबर रहेगा, ठीक है। पर हमने माइटोटिक सेल डिवीजन में देखा था कि माइटोसिस के बाद जो पेरेंटल सेल से जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनका साइज एंड शेप बिल्कुल कैसा होगा, बिल्कुल अपने पेरेंटल सेल की तरह होगा। बट क्लीवेज के बाद जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनका जो साइज होता है वो अपने पेरेंटल सेल से छोटा होता है, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखना। सिर्फ इसी पॉइंट से हमारा क्लीवेज जो है वो थोड़ा सा माइटोटिक सेल डिवीजन से डिफर करता है कि माइटोसिस के बाद तो सेम मतलब पेरेंटल सेल जैसे होते हैं हमारे, मतलब पेरेंटल सेल का साइज जैसा होता है उसी साइज का डॉटर सेल बनता है आफ्टर माइटोसिस। पर क्लीवेज के टाइम में क्या होता है, हमारा पेरेंटल सेल का साइज जो होता है, हमारा डॉटर सेल जब बनता है उस पेरेंटल सेल से आफ्टर क्लीवेज, उन डॉटर सेल्स का साइज क्या होता है, हमेशा हर वक्त क्या होता है, क्या रहता है, छोटा रहता है हमारे पेरेंटल सेल से डॉटर सेल्स का साइज आफ्टर क्लीवेज टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये रहा मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज एंड माइटोसिस। तो देखो क्लीवेज को हम क्या बोल सकते हैं, क्लीवेज को हम माइटोसिस तो नहीं बोल सकते, बट क्लीवेज इज ए टाइप ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। और क्लीवेज को हम दूसरा भी नाम से सेगमेंटेशन बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है हम देखेंगे, एक सेल क्या होता है, एक सेल में सेगमेंटेशन होता है, एक सेल सेगमेंटेड होकर बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और हम क्लीवेज के बाद हमारे पेरेंटल सेल से जो डॉटर सेल्स बनेंगे उन स्पेशल डॉटर सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो इस स्ट्रक्चर में हमने दिखाया है कि ओवरी से क्या होगा, ओवुलेशन होगा, मतलब एग निकलेगा रैप्चर होकर, फिर उस एग को कौन कलेक्ट करेगा, फेलोपियन ट्यूब के एंटीरियर एज में जो फिम्ब्रीज प्रेजेंट रहते हैं वो कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद वो एग फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन तक पहुंचेगा, और उसी एम्पुलर रीजन में क्या होगा, एग के न्यूक्लियस के साथ स्पर्म का जो न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा एंड एक सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर अर्ली एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम अभी अर्ली एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के स्टेजेस देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है, पहला जो ये स्ट्रक्चर है ये है सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड जाइगोट, जिसको सराउंड करते हुए, जैसे ओवम में 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है वैसे जाइगोट में भी 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सबसे अंदर वाला मेम्ब्रेन हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिस तरह ओवम में प्रेजेंट था। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद वाला मेम्ब्रेन हो गया जोना पेलुसिडा, ठीक है, और जोना पेलुसिडा के बाहर वाला मेम्ब्रेन हो गया कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जाइगोट का स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के ठीक 30 आवर्स के बाद फर्टिलाइजेशन यानी एग एंड स्पर्म के न्यूक्लियस के फ्यूजन होने के 30 आवर्स के बाद हमारा जो फर्स्ट क्लीवेज है वो होगा, ठीक है। फर्स्ट क्लीवेज जो होता है, क्लीवेज बहुत टाइप के होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीवेज देखने को मिलता है। हम यहाँ पर ह्यूमन के अर्ली डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ह्यूमंस में अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में जिस टाइप का क्लीवेज होता है उसका नाम है होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स के बाद फर्स्ट क्लीवेज होता है, और ह्यूमन में जो क्लीवेज जो होता है उसका नाम होता है या फिर उसका टाइप होता है होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज, ठीक है। और इस फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन के बाद हमारा जो सिंगल सेल जो जाइगोट जो था वो 2 इक्वल साइज के सेल में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर फिगर में एक बड़ा एक छोटा हो गया, वो गलती से हो गया, ठीक है। पर
फर्स्ट क्लीवेज के बाद हमारा जो जाइगोट है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, 2 इक्वल साइज के सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो देखो अभी ये होलोप्लास्टिक इक्वल क्लीवेज क्या है। होलोप्लास्टिक ये वर्ड जब भी मिलेगा, होलोप्लास्टिक वर्ड का मतलब है कि इस टाइप के क्लीवेज में, इस टाइप के सेल डिवीजन में हमारे सेल के अंदर का जो पूरा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, वो पूरा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ने क्लीवेज में यानी सेल डिवीजन में पार्ट लिया है ना। होलो का मतलब है पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में या फिर पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म ने क्लीवेज यानी सेल डिवीजन में पार्ट लिया है, पार्टिसिपेट किया है। और होलोप्लास्टिक इक्वल का मतलब है पूरा का पूरा हमारा जो सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म है, उसने एक तो पार्ट लिया है क्लीवेज में यानी सेल डिवीजन में, एंड क्लीवेज के बाद, सेल डिवीजन के बाद उसने क्या किया है, 2 इक्वल साइज का सेल का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो होलोप्लास्टिक का मतलब क्या है कि जब हमारे सेल का पूरा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवाइड होगा, क्लीवेज में पार्टिसिपेट करेगा, तब उसको हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोलेंगे। होलोब्लास्टिक क्लीवेज 2 टाइप के होते हैं, होलोब्लास्टिक इक्वल एंड होलोब्लास्टिक अनइक्वल। तो होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज हमें ह्यूमन में देखने को मिलता है, और होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज में पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ द सेल है वो डिवाइड करता है, वो क्लीवेज में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, एंड होलोब्लास्टिक इक्वल का मीनिंग है क्लीवेज के बाद 2 इक्वल साइज के सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और होलोब्लास्टिक अनइक्वल का मतलब है कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बाद 2 अनइक्वल साइज के सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा होलोब्लास्टिक क्लीवेज, जो होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज जो हमें एनिमल्स में यानी ह्यूमंस में देखने को मिलता है। अभी देखो, अभी होलोब्लास्टिक मतलब है, होलो मीन्स पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म क्लीवेज में पार्टिसिपेट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म क्लीवेज डिवीजन में डिवाइड कर रहा है। अभी दूसरा और एक टाइप का सेल डिवीजन होता है जो हमें बर्ड्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बर्ड्स में क्या क्या होता है, देखो हमारा जो ह्यूमन का जो एग होता है, ह्यूमन एग में क्या रहता है, ह्यूमन एग में मैंने बोला था यॉक प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए ह्यूमन एग में क्या होता है, पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म है वो क्लीवेज सेल डिवीजन में पार्ट लेता है, एंड 2 इक्वल पार्ट्स में हमारा साइटोप्लाज्म और सेल डिवाइड हो जाता है। इसीलिए इस टाइप के सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज। ठीक है, पर जैसे कि बर्ड के एग में क्या होता है, बहुत हैवी अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहता है, यॉक प्रेजेंट रहता है ना। और यॉक प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, हमारे एग में पोलरिटी डेवलप होता है। मैंने पहले भी बोला था कि जिस एग में ज़्यादा कंटेंट में यॉक प्रेजेंट रहता है उस एग में पोलरिटी डेवलप होता है, यानी पोल्स का डेवलप होता है। एग के जिस पोल में या फिर जिस साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा उसको हम एनिमल पोल बोलते हैं, और जिस साइड में यॉक प्रेजेंट रहेगा या फिर एनिमल पोल के ऑपोजिट साइड को हम बोलते हैं वेजिटल पोल। ठीक है, तो हमारे जो बर्ड के जो एग्स जो होते हैं जिनमें हैवी अमाउंट में यॉक देखने को मिलता है, वहाँ पर क्या होता है, जिस पोर्शन में वेजिटल पोल जो होता है, सिंस वेजिटल पोल पोर्शन में हैवी अमाउंट में यॉक रहता है, तो ये वेजिटल पोल का जो पोर्शन होता है वो क्या करता है, वो क्लीवेज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, याद रखना, सिर्फ जो एनिमल पोल वाला जो पोर्शन होता है, जिस पोर्शन में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, वो पोल सिर्फ और सिर्फ क्लीवेज में पार्टिसिपेट करता है। यानी क्या हुआ, मेरे पूरा का पूरा सेल का साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, या फिर पूरा का पूरा सेल क्लीवेज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पूरे का पूरा सेल जो है वो साइटोप्लाज्म में पूरा सेल क्लीवेज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, या फिर बोल सकते हो साइटोप्लाज्म, सेल का जो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है वो क्लीवेज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। वेजिटल पोल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ पर हैवी अमाउंट में यॉक है, पर एनिमल पोल में जहाँ पर न्यूक्लियस है वो पार्ट क्या कर रहा है, वो पार्ट ऑफ सेल
दैट इज एनिमल पोल पार्ट ऑफ द सेल। एंड एनिमल पोल में जो साइटोप्लाज्म है, सिर्फ वहाँ का साइटोप्लाज्म और सिर्फ वही पार्ट ऑफ सेल क्या कर रहा है, क्लीवेज कर रहा है, क्लीवेज में पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ सेल डिविजन और दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज नोन एज मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, तो ये हो गया होलोब्लास्टिक एंड मेरोब्लास्टिक क्लीवेज में डिफरेंस। ठीक है, तो ये याद रखना, ह्यूमंस पे हमें होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के केस में एग में योक नहीं होता, योक का कंटेंट होता ही नहीं है, इसीलिए पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म है, पूरा का पूरा जो सेल है, वो क्लीवेज सेल डिवीजन में क्लीवेज में पार्टिसिपेट करता है। और होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बाद क्या करता है, दो इक्वल सेल का फॉर्मेशन करता है, दो इक्वल सेल का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको हम होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज बोलते हैं। और याद रखना, क्लीवेज होने के बाद, एक सेल का क्लीवेज होने के बाद, वो सेल जो डॉटर सेल्स जो बनाएगा, उन डॉटर सेल्स को हम डॉटर सेल्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे। यानी हमारे जाइगोट ने होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बाद, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज के बाद दो इक्वल साइज का ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन किया है, हम ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज होगा जो कि 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा, और उस क्लीवेज का नाम होगा होलोब्लास्टिक इक्वल। और इसके बाद हमारा जो सिंगल सेल जाइगोट था वो 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसके पास दो इक्वल साइज के ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, फर्स्ट क्लीवेज के 20 आवर्स के बाद हमारा जो सेकंड क्लीवेज है वो होगा, और वो सेकंड क्लीवेज होने के बाद हमारा 2 सेल स्टेज जो है वो 4 सेल स्टेज में कन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, फिर सेकंड क्लीवेज के बाद थर्ड क्लीवेज होगा, जो मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है। थर्ड क्लीवेज के बाद हमारा 4 सेल स्टेज कितने सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा, 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, थर्ड क्लीवेज के बाद फोर्थ क्लीवेज डिवीजन होगा, जिसके बाद हमारा 8 सेल स्टेज जो है वो हमारे 16 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस 16 सेल स्टेज को हम बोलते हैं मोरूला। ठीक है, मोरूला बोलते हैं, और मोरूला को हम एक सॉलिड बॉल बोलते हैं, सेल का सॉलिड बॉल। देखो यहाँ पर अगर हम मोरूला को देखें तो देखने को मिलेगा मोरूला के अंदर क्या है, बहुत सारे सेल्स एक साथ एग्रीगेटेड होकर एक बॉल शेप का स्ट्रक्चर बनाया है, और उन सेल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है, एक सॉलिड बॉल है, जिस बॉल के सेल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है, इसलिए हम मोरूला को सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक सेल का बॉल है और इस बॉल के सेल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है, इसलिए हम इसको सॉलिड बोल रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ये मोरूला 16 सेल कंडीशन में पाया जाता है, कभी कभी ये मोरूला जो होता है किसी किसी बुक में या फिर किसी किसी जगह 32 सेल कंडीशन को भी मोरूला बोला जाता है। तो याद रखना, 16 सेल स्टेज या फिर 32 सेल स्टेज, दोनों ही स्टेज को हम मोरूला बोलते हैं, जिसमें एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स पाया जाता है। ठीक है, और मोरूला क्या होता है, मोरूला जब बन जाता है उसके बाद मोरूला मूव करता है फेलोपियन ट्यूब से यूटेरस की तरफ। ठीक है, तो अभी इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन हुआ था, उसके बाद हमारे फेलोपियन ट्यूब में ही क्या हुआ, क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट हो गया, फिर जाइगोट से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, और फिर 16 सेल या फिर 32 सेल मोरूला स्टेज का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद मोरूला कहाँ मूव कर रहा है, अभी यूटेरस में मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे ही मोरूला जो है वो यूटेरस में एंटर करेगा, वैसे ही क्या होगा, मोरूला के अराउंड में, सराउंडिंग में जो कोरोना रेडिएटा जो लेयर था वो क्या होगा, वो डीजेनरेटेड हो जाएगा, वो चला जाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, हमारा मोरूला धीरे धीरे यूटेरस में मूव करते हुए जो एंडोमेट्रियम लेयर
या फिर एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस जो है उसमें अपने आप को मोरूला अटैच करवा देगा, यानी एंडोमेट्रियम लेयर के साथ, एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूटेरस के साथ हमारे मोरूला का अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, और जब हमारा मोरूला एंडोमेट्रियम लेयर के साथ अटैच हो जाएगा उसके बाद हमारा मोरूला ब्लास्टुला बन जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। और एक बात, हमारा जो ये एंडोमेट्रियम लेयर जो होता है हमें पता है वो ब्लड का बना हुआ होता है ना, और ये एंडोमेट्रियम लेयर जो होता है उसमें ब्लड सेल होता है, एंड ये जो एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूटेरस जो होता है वो हाईली वस्कुलर होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, और वो वस्कुलर भी होता है और ग्लैंडुलर भी होता है। उसमें एंडोमेट्रियम जो लेयर होता है उसमें वो एंडोमेट्रियम लेयर ग्लैंडुलर हो जाता है और वो बहुत सारे न्यूट्रिटिव मटेरियल्स का सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले मैंने लिखा है आफ्टर कमिंग इनटू द यूटेरस द कोरोना रेडिएटर लेयर ऑफ मोरूला हैज़ गॉन, मतलब मोरूला का कोरोना रेडिएटर जो लेयर होता है वो क्या होता है, वो यूटेरस में एंटर करने के बाद वो कोरोना रेडिएटर लेयर चला जाता है, डीजेनरेट हो जाता है हमारे मोरूला का। ठीक है, फिर देखो, फिर जैसे ही यूटेरस में हमारा मोरूला एंटर करता है वैसे ही क्या होता है, हमारे मोरूला में कुछ कुछ स्मॉल सेल्स होते हैं और कुछ कुछ लार्ज सेल होते हैं। ठीक है, तो हमारे मोरूला का जो स्मॉल सेल्स जो होता है वो अपने आप को पेरीफेरी के ओर अरेंज कर लेता है। ठीक है, और मोरूला के जो बीच का रीजन जो होता है, बीच के रीजन में हमारे जो लार्जर सेल्स जो होते हैं, लार्जर सेल जो होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो पेरीफेरी के ओर जो छोटे छोटे सेल्स, जो स्मॉलर सेल्स ऑफ मोरूला रहते हैं उनको हम माइक्रोमियर्स बोलते हैं, और अंदर की ओर मिडिल पोर्शन में जो बड़े बड़े सेल्स जो रहते हैं मोरूला के उनको हम मैक्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोरूला के बाहर वाले मतलब पेरिफेरियल रीजन में जो छोटे सेल्स हैं जिनको हम माइक्रोमियर्स बोल रहे हैं वो लोकेटेड होते हैं, और मिडिल वाले अंदर वाले पोर्शन में बड़े बड़े सेल्स जिनको मैक्रोमियर बोला जाता है वो अरेंज हुए रहते हैं। ठीक है, तो मोरूला क्या करता है, यूटेरस में एंटर करते ही अपने छोटे सेल को बाहर की तरफ रखता है, माइक्रोमियर को पेरिफेरी की ओर रखता है, और जो बड़े बड़े सेल्स जो होते हैं उसको मिडिल पोर्शन में रखता है। ठीक है, तो जिनको हम मैक्रोमियर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का अरेंजमेंट ऑफ सेल होता है हमारे मोरूला में आफ्टर इट एंटर्स इनटू द यूटेरस। फिर यूटेरस में एंटर के बाद हमने जैसे पहले डायग्राम में दिखा था कि मोरूला क्या हो जाता है, मोरूला एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच हो जाता है हमारे मोरूला। ठीक है, और फिर क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर बोला था कि हाईली वस्कुलर होता है और ग्लैंडुलर होता है जो बहुत सारे न्यूट्रिटिव मटेरियल का सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो जब हमारा मोरूला जाकर एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच हो जाता है तब एंडोमेट्रियम लेयर, सिंस इट इज that is endometrium layer is glandular, so endometrium layer से क्या होता है, न्यूट्रिटिव जो मटेरियल होता है वो एंडोमेट्रियम लेयर से हमारे मोरूला के अंदर एंटर करना स्टार्ट होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, हमारा मोरूला का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है, वो बड़ा होता है। ठीक है, और क्या होता है, हमारे जो माइक्रोमियर्स जो थे, जो पेरीफेरी में थे मोरूला के, वो माइक्रोमियर्स क्या होते हैं, थोड़े थोड़े फ्लैट शेप के हो जाते हैं, थोड़े थोड़े फ्लैटेंड हो जाते हैं। ठीक है, और तब जब ये माइक्रोमियर्स थोड़ा थोड़ा फ्लैट हो जाते हैं तब उस माइक्रोमियर के लेयर को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट या फिर ट्रोफोएक्टोडर्म। ठीक है, माइक्रोमियर्स जब थोड़े थोड़े फ्लैटेंड हो जाते हैं तब उस माइक्रोमियर के लेयर को हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और सिंस हमारे एंडोमेट्रियम लेयर से न्यूट्रिटिव मटेरियल हमारे मोरूला के अंदर घुस रहा है तो क्या होता है, उस मटेरियल, वो जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है वो क्या होता है, वो मोरूला के अंदर ही एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है।
इसी वजह से हमारे मोरुला के अंदर एक कैविटी का डेवलपमेंट होता है, ताकि ये मोरुला के अंदर ये जो न्यूट्रिटिव मटेरियल घुस रहा है वो एकोमोडेट हो पाए। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, हमारे मोरुला के अंदर एक कैविटी का जेनरेट होता है। ठीक है, अभी ये तो हो गया माइक्रोमियर। माइक्रोमियर सेल्स ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा माइक्रोमियर सेल्स लोग फ्लैटेंड हो गए और उन्होंने ट्रोफोब्लास्ट या फिर ट्रोफोएक्टोडर्म बना लिया। और हमारे जो मोरुला का जो ये अंदर में जो मैक्रोमियर्स, जो बड़े बड़े सेल थे, वो क्या करेंगे, अपने आप को एक तरफ, है ना, मोरुला के एक तरफ अरेंज कर लेंगे, एक नॉब की तरह। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है फिगर में, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम एम्ब्रायोनिक नॉब बोल रहे हैं। तो माइक्रोमियर्स जो थे वो फ्लैट हो गए थोड़ा, और उन्होंने एक आउटर लेयर बना लिया जिसको हम बोलते हैं आउटर ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और मैक्रोमियर्स जो थे मोरुला के, उन्होंने क्या बना लिया, उन्होंने इनर एम्ब्रायोनिक नॉब बना लिया। ठीक है, इनर एम्ब्रायोनिक नॉब बना लिया। और बीच में क्या हुआ, हमारे मोरुला के बीच में जब एक फ्लूइड फिल कैविटी जब जेनरेट करता है, उस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिल। ठीक है, मोरुला के आउटर लेयर को अभी हम बोल रहे हैं आउटर ट्रोफोब्लास्ट। फिर इनर में जो मैक्रोमियर्स, बड़े बड़े सेल्स ने एक तरफ अपने आप को जो अरेंज कर लिया, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इनर एम्ब्रायोनिक नॉब। एंड जो एक कैविटी जनरेट होता है ड्यू टू द डिपोजिशन और एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल इनसाइड द मोरुला फ्रॉम द एंडोमेट्रियल लेयर, इस वजह से एक जो कैविटी जनरेट होता है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, इस कैविटी को बोलते हैं हम ब्लास्टोसिल। ठीक है, और अब का हमारा जो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है, जिसमें ट्रोफोब्लास्ट है, एम्ब्रायोनिक नॉब है और एक कैविटी है ब्लास्टोसिल, इस कैविटी का नाम है, ये ब्लास्टोसिल कैविटी रहता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टुला। ठीक है, तो ये हमारा ब्लास्टुला बन गया। और इस ब्लास्टुला का जो आउटर ट्रोफोब्लास्ट या फिर ट्रोफोएक्टोडर्म जो लेयर है, इससे याद रखना एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन बनते हैं। ठीक है, जो एम्ब्रायो के बाहर प्रेजेंट रहते हैं। Trophoblast will make the extra embryonic membranes of the embryo, जो हम बाद में देखेंगे। एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन यानी जो सारे मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर जो बेबी का जब डेवलपमेंट होता है यूटेरस के अंदर, उस बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस बेबी को कवर करके रखते हैं हमारे एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स, जो कौन बनाता है, ये आउटर ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ सेल बनाता है। ठीक है, एम्ब्रायो की चारों तरफ, जैसे कि हो गया एमनियन, कोरियन, ये सब हमें बाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। और जो इनर जो एम्ब्रायोनिक नोब जो होता है, ये जो इनर एम्ब्रायोनिक नोब जो होता है, उसके जो सेल्स होते हैं वो हमारे एम्ब्रायो को बनाते हैं, मतलब वो हम इंडिविजुअल्स को बनाते हैं, हमको बनाते हैं ये एम्ब्रायोनिक नोब के सेल्स। ठीक है, इस एम्ब्रायोनिक नॉब के जो सेल्स होते हैं, हमें पता है हम सब में कितने लेयर होते हैं, बॉडी में 3 लेयर होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, और ये जो एम्ब्रायोनिक नॉब जो होता है, एम्ब्रायोनिक नॉब जो होता है, इसमें जो सेल्स होता है वो एम्ब्रायो में 3 लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, और ये जो ब्लास्टोसिल जो होता है, ये जो कैविटी होता है, वो गट का फॉर्मेशन करता है। हमें पता है ना, गट जो हमें जो बनता है उसका फॉर्मेशन इस कैविटी से होता है। ठीक है, इसको हम गट कैविटी भी बोल सकते हैं ब्लास्टोसिल को। ठीक है, तो ये जो सारे फॉर्मेशन हैं, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, जो कौन बनाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, जो एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करके रखता है, वो बनाता है आउटर ट्रोफोब्लास्ट। फिर एम्ब्रायो में 3 जो जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, वो कौन बनाता है, एम्ब्रायोनिक नॉब के जो सेल्स होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, और हमारा जो गट कैविटी है वो कौन बनाता है, ब्लास्टोसिल बनाता है। ठीक है,
और ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रोफोब्लास्ट रहेगा आउटर में, फिर इनर में एम्ब्रायोनिक नॉब और बीच में एक कैविटी रहेगा जिसको हम ब्लास्टोसील बोल रहे हैं, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टुला बोलते हैं। ठीक है, और जिस प्रोसेस के दौरान हमारा एक सिंगल सेल्ड जाइगोट ब्लास्टुला बन जाता है उस प्रोसेस को हम ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। ठीक है, और अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज में जो पहला स्टेप जो होगा वो होता है ब्लास्टुलेशन, जिस प्रोसेस के दौरान एक जाइगोट ब्लास्टुला बन जाता है। ठीक है, और जब ब्लास्टुला बन जाता है तब क्या होता है, तब मोरूला के सराउंड में पहले ही तो जब मोरूला यूटेरस में एंटर किया था तब उसका कोरोना रेडिएटा जो लेयर था वो चला गया था, है ना। और जब मोरूला ब्लास्टुला बना लेता है तब जो उसका जोना पेलुसिडा जो लेयर जो था, जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन जो था सराउंडिंग में, वो भी क्या हो जाता है, वो भी डिजेनरेट हो जाता है, वो भी गायब हो जाता है। ठीक है,